वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, अक्टूबर फैसला कौन होगा, मगर किसके लिए? सियासी मारधाड़ से भरपूर माहौल में आइंदा हफ्ते से नई तेज़ी जो है वो आने वाली है, क्योंकि वज़ीर दाखिला को ऐसा लगता है कि इमरान खान 12 से 17 अक्टूबर के दरमियान लॉन्ग मार्च की कॉल दे सकते हैं। लॉन्ग मार्च के मामले पर पीटीआई और हुकूमत में जिस तरह ठनी हुई है और खान साहब इसको आखिरी मार्का कहकर मैदान में उतर रहे हैं, अपने सपोर्टर्स से हल्फ ले रहे हैं, दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह भी एहतजाज को कुचलने की तैयारी में है। तो मजमूई तौर पर मुल्की हालात किस तरफ जाएंगे, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है, और कम से कम इस्लामाबाद की हदूद में रोज़ाना दाखिल होने वालों को इसका बखूबी अंदाज़ा हो जाता है कि आने वाले दिनों में अदम इस्तेकाम और हंगामी सूरत हाल पैदा हो सकती है। इसी तनाज़र में आर्मी चीफ की काकूल में की जाने वाली तकरीर को बड़े मानी खेज अंदाज में देखा जा रहा है, कि जिसमें उन्होंने वाज़े पैगाम दिया है कि किसी मुल्क, फ़र्द या ग्रोह को सियासी और माशी तौर पर पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम पैदा नहीं करने देंगे। हालात जिस जानिब गामजन है, क्या वो सियासी और माशी अदम इस्तेकाम का पेश खैमा नहीं है? यह अहम सवाल है। और दूसरा अहम सवाल ये है कि ऑडियो लीक्स के शोर के बाद क्या खान साहब के लॉन्ग मार्च का जोर भी उतना ही शदीद रहेगा जितना वो बता रहे हैं, या एक बार फिर 25 मई की तरह वो लोगों के और लोग उनके मुंतज़र रहेंगे? क्योंकि अब की बार पंजाब में हुकूमत उनकी अपनी है, लेकिन क्या पंजाब हुकूमत भी न्यूट्रल या न्यूट्रलाइज तो नहीं हो जाएगी? और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि जो नवाज शरीफ साहब का आज एक बड़ा तफसीलन इंटरव्यू हुआ है, उसकी टाइमिंग और उसके कंटेंट्स ये किस तरफ इशारा दे रहे हैं, इस पर बात करेंगे। सना बुच्चा साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ हैं, और अतर काज़मी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो काज़मी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। अतर साहब, ये बताइए कि नवाज शरीफ साहब का 3 साल के बाद एक मुफस्सल इंटरव्यू हुआ, इसका टाइमिंग और जो कंटेंट्स हैं इनको आप किस तरह देख रहे हैं? मतलब क्या आप समझ रहे हैं कि उनकी वापसी की एक तैयारी हो रही है? किस तरह देख रहे हैं इसको? देखिए, ऑब्वियसली नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के एक अहम लीडर हैं। वो किसी वक्त भी इंटरव्यू दें तो उसकी अहमियत से आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन हालिया दिनों में जो कुछ हुआ हमने देखा, जिस तरह इसहाक डार साहब की वापसी हुई, अब इस वक्त उनकी जमात की हुकूमत है और नवाज शरीफ साहब की वापसी की बातें भी हो रही हैं, और मरियम बीबी भी ये कहती रही कि मैं जा रही हूँ लंदन, वहां से वापस आ। अतर काज़मी से आपकी मेरे ख्याल है ऑडियो में कुछ नवाज शरीफ साहब ने कुछ गिले शिकवे भी किए। जी अतर साहब कंटिन्यू प्लीज, कुछ ऑडियो में इशू आ रहा था। जी कंटिन्यू। जी, तो वो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ऑब्वियसली कि जो भी उन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें कुछ उन्होंने गिले शिकवे वगैरह भी किए हैं, लेकिन मौजूदा तनाजुर में जिन हालात का नक्शा आपने भी आवाम के सामने रखा, उसमें इस इंटरव्यू की अहमियत से आप इनकार नहीं कर सकते। और एक तरह से जो नवाज शरीफ साहब की अब वापसी है उसमें इंतखाबी पॉलिटिक्स में अब वो एक मरहला रह गया है जो इस हुकूमत ने या इस इत्तेहाद ने अचीव करना है। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अचीव कर ली, नैब के कानून के हवाले से इसहाक डार साहब की वापसी हो गई, ईवीएम खत्म हो गया, वो सब कुछ हो गया। लेकिन एक चीज जो अभी तक नहीं हुई वो नवाज शरीफ साहब की इंतखाबी सियासत में वापसी है। मरियम बीबी की तो हो गई है, तो मेरे ख्याल में ये उसी के तनाजुर में मैं इसको देख रहा हूँ। और मियाँ साहब जो है वो अब एक्टिव पॉलिटिक्स में हो सकता है कि हमें ज्यादा नजर आए इंतखाबी सियासत में आने वाले दिन। अच्छा लगारी साहब, एक टाइम मतलब ज़्यादा दूर नहीं, को 3 साल पहले 2.5 साल पहले ये था कि जी नवाज शरीफ साहब टेलीविज़न पर भी नज़र नहीं आ सकते थे, उनको टेलीविज़न पर दिखाना जो है उसको बैन कर दिया गया था। और अब ये एक बड़ा मुफस्सल इंटरव्यू आज उन्होंने दिया है, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? आप इसकी क्या देख रहे हैं? जिस तरह हुकूमत कह रही है, जिस तरह अपोजिशन कह रही है कि NRO 2022 जो है वो दिया जा रहा है, क्या उसी तरह आप उसको देख रहे हैं? उनकी वापसी की तैयारियां हो रही हैं, क्या आप देख रहे हैं? एक तो NRO की सलाह जो है उससे हमेशा मुझे इख्तिलाफ रहा है। पाकिस्तान में जो पिछला 75 साल के वाक़यात हैं उसके लिए नेशनल रिकन्सिलिएशन हो या ना हो, लेकिन हमें एक सच तलाश करना है, नेशनल ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन होनी चाहिए और हमें सच लोगों के सामने लाया जाना चाहिए। पिछले 75 साल में कायदे आज़म की वफात के बाद से लेकर आज जो कुछ मुल्क के साथ होता रहा है उसके बारे में लोगों को सच बताने का वक्त अब आ गया है। और इसके अलावा और कोई जो इंडिकेशंस आ रहे हैं, जो चीजें कल आर्मी चीफ ने कही हैं,
अगर ऐसा ही है, अगर वाकई जो नए हमारे अफसर भर्ती हो रहे हैं, अगर वो उनको सियासत से या सियासी अमल से या सियासी झगड़ों से दूर रहने के लिए कहा गया है, तो ये सबक बहुत पहले होना चाहिए था और उस दिन होना चाहिए था जब पाकिस्तान में ये अमल शुरू हुआ था। ठीक है। अब अगर इनको निकलना है उस सूरत हाल से, तो भी वो अमल बहुत देर में हो रहा है, लेकिन इसको होना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं, मेरे ख्याल इंस्टीट्यूशन तो 3 ही हैं, एक अदलिया है, पार्लिमान है और जो एग्जीक्यूटिव है। अब बाकी इदारे मातहत इदारे हैं, इवन सिक्योरिटी इदारे भी मातहत इदारे हैं। उनको अपने अपने दायरे कार में रहना चाहिए। ये बात अगर कल के मैसेज से ये जाहिर हो रहा है और ये जाहिर हो रहा है कि स्टेट को अदम इस्तेहकाम का शिकार नहीं होने दिया जाएगा। अदम इस्तेहकाम पहले भी नहीं होना चाहिए था, अब तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ये एक बहुत अच्छी बात है। और मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं, ये इनके बारे में जाहिर है कि मुल्क के 3 बार वजीर आज़म रहे हैं और जिस तरह से सियासत में वो आए और उसके बाद जिस तरह से उनके ये जो बिल्कुल जमहूरी राइट्स के तौर पर जो है वो इस बात के लिए इसरार करते रहे कि एग्जीक्यूटिव की और पार्लिमान की ज़्यादा वो होना चाहिए और इदारों को अपने दायरे में रहना चाहिए, तो ये भी उनका एक बहुत अच्छा मैसेज रहा। और इस दौरान में उनके झगड़े भी हुए और उस दौरान में उन्हें कई बार जाना भी पड़ा है, इक़्तिदार भी छोड़ना पड़ा है और तीनों बार उन्हें इक़्तिदार अपनी मुद्दत पूरी करने का मौका नहीं मिला है और पाकिस्तान में किसी को भी नहीं मिला है, इमरान खान समेत किसी को भी। 4 साल 2 महीने 2 दिन जो है वो लियाकत अली खान का इक़्तिदार की मुद्दत थी, इससे ज्यादा किसी ने भी नहीं उस मुद्दत को क्रॉस किया। गिलानी साहब क्रॉस कर जा रहे थे, लेकिन अदालत ने उन्हें पिछली डेटों से जो है वो उनको नाअहल करार दिया था और उन पर 43 सेकंड की सजा सुनाकर जेल में भी नहीं गए, कोई सजा भी यानी जिसको अमली सजा कहते हैं वो भी नहीं हुई। बस उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए एक सजा दी जाना जरूरी थी, वो दे दी गई और इस तरह से उनको भी उस मुद्दत से जो लियाकत अली खान की थी उससे आगे नहीं करने दिया गया था। मियां नवाज शरीफ साहब 3 बार इस सूरत हाल का शिकार हुए हैं और जब इनको 2017 में पनामा लीक्स में ये इनको इंडक्ट किया गया और वो खुद रो रहे होंगे जिन लोगों ने ये रिपोर्टें बनाई थी, बल्कि खासतौर पर हमारे अजीज दोस्त उमर चीमा जो इस पनामा के पेपर्स की तैयारी में काम करते रहे हैं, वो तो शायद पछताते भी होंगे कि मैंने ये क्या किया था, क्योंकि ये सारा कुछ उनका जो है वो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ कोर्ट्स में कम से कम ये बात उन्होंने साबित नहीं की कि मनी ट्रेल क्या है। हम भी ये पूछते रहते भाई मनी ट्रेल तो होनी चाहिए, वो आखिर वक्त तक मनी ट्रेल नहीं दी, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन हो गई और फिर कोर्ट सुपरवाइज कर रही थी। फिर कोर्ट ने यहाँ तक कहा था, ये तशरीह की गई थी कि जो सादिक और अमीन नहीं है वो ताहयात, और अब हम चीफ जस्टिस साहब से सुन रहे हैं कि ये तो ड्रैकोनियन वो है। तो मेरा ख्याल है कि हमें, जबकि यही चीफ जस्टिस इन्होंने ही वो फैसला भी जो है वो सादर किया था, अब वो ये कह रहे हैं ये ड्रैकोनियन लॉ है। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि ये वही चीफ जस्टिस हैं और उस फैसला करने वाले बेंच के एक फाजिल रुकन हैं और अदलिया के एक चीफ के तौर पर हम उनका एहतराम करते हैं और हम पाबंद हैं उनका एहतराम करने के। और उसके बावजूद ये सवाल तो बहरहाल मौजूद है ना कि ये अगर आज जो चीज ड्रैकोनियन है वो कल भी थी, परसों भी थी और 4 दिन पहले भी थी और 4 साल पहले भी थी, तो हमें बहरहाल इस तरफ अब चीजें अगर समझ को जा रही हैं तो ठीक है, हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। मियां नवाज शरीफ साहब एक सियासी उनसुर तो हैं, उनको नाअहल किया गया, अब वो नाअहली जो है ड्रैकोनियन है, अब जो कुछ भी आगे होता है हम उसको भी देख रहे हैं। राइट, सना बुच्चा साहब ने भी ज्वाइन कर लिया हमें, ज़रा सना बुच्चा साहब को सुनवाते हैं कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो आजकल क्या कह रहे हैं, आज क्या कह रहे हैं नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से, फिर आगे चलते हैं। नवाज शरीफ हमें बताएं कि जो उन्होंने जिस डील के ज़रिए पाकिस्तान वापस आए हैं, आ रहे की कोशिश कर रहे हैं, या फिर शहबाज शरीफ ने मरीम नवाज और नवाज शरीफ दोनों को पाकिस्तान की सियासत से बाहर कर दिया है, वो एक अलग बात। लेकिन अहम बात यह है कि ये बताइए कि जो डील जिसकी कुछ तफसीलात खुर्रम दस्तगीर और जावेद लतीफ़ ने यहाँ पे हमारे सामने रखी हैं, आज नवाज शरीफ को चाहिए कि उस NRO 2022 की जो डिटेल्स हैं वो हमारे सामने रखी।
जी सना बच्चा साहिबा, NRO 2022 आपका ख्याल है हो रहा है, और अगर हो रहा है तो कौन कर रहा है, किसके साथ हो रहा है? अच्छा, मेरे ख्याल उनकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। अतर काज़मी साहब की तरफ चलती हूँ। अतर काज़मी साहब, क्या NRO 2022 आप समझ रहे हैं हो रहा है? क्योंकि अगर ये डिसीजन होता है, जैसे अभी लकारी साहब बात कर रहे थे कि अब तो चीफ जस्टिस, जो इस वक्त के चीफ जस्टिस हैं, उस वक्त के उस बेंच में जिसने ये फैसला सादर किया था उसमें शामिल थे, अब वो अगर ड्रकोनियन कानून कह रहे हैं ताहयात नाअहली को, तो ये तो कोर्ट्स फैसला कर रही हैं, तो फिर ये NRO किधर से मिल रहा है? ये NRO कौन दे रहा है, कौन ले रहा है, किसके साथ हो रहा है, कौन दे रहा है? देखिए, जहां तक केसेस का ताल्लुक है जो मोजिज अदालतों में है, मुझे पूरा यकीन है अदालतें आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेंगी। सम टाइम फैसले पे हमें एतराज हो सकता है, वो हमारा जमहूरी हक है, लेकिन फैसलों को मानना चाहिए, उनको कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए। जहां तक ये ताल्लुक है कि NRO हो रहा है, टू बी ऑनेस्ट मेरे पास तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि NRO हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन कुछ चीजें जमीन पे हो रही हैं, उनके ऊपर मैं कॉमेंट कर सकता हूँ। मैं ये कॉमेंट कर सकता हूँ कि मैंने ये देखा कि 4-5 साल से इसहाक डार साहब अदालती मफरूर भी थे, मतलूब भी थे, लेकिन वो फिर वजीर आजम के त्यारे में बैठ के वापस आए। जिस त्यारे में बैठ के आए उसके ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स भी लिखा हुआ था, खुसूसी त्यारे में उनको बैठा के वापस लाया गया। वजीर आजम 1 हफ्ते के अंदर 2 दफा लंदन गए उनको लेने के लिए, तो उससे फिर ये तासुर मिलता है कि शायद कुछ चीजें कहीं ना कहीं सेटल हुई हैं, तो इस वजह से सियासी मुखालफिन फिर ये इल्जामात लगाते हैं। उसके साथ साथ फिर आज आपने गवर्नर सिंध की तैनाती भी देख ली, उसके अलावा दीगर वो सारे लोग जिनके हवाले से आपने अदालतों का तो जिक्र किया, लेकिन इसी मुल्क के जो बड़े मोजिज इदारे हैं उनकी JITs थी कि किसके क्या क्या जो है माली जराइम में वो मुबैना तौर पे मुलविस है, फालूदे वाले में क्या हो गया, तो पापड़ वाले में क्या हो गया, वो सारी JITs पाकिस्तान के इदारों ने की थी, और इन्हीं इदारों ने हमें बताया था कि मुल्क के अंदर क्या कुछ होता रहा। लेकिन अब लगता है ऐसे है कि एकदम से वो सारी चीजें पसे पुष्ट चली गई हैं, और नई जो हुकूमत आई है उसकी जो इनको पहले जिन मुश्किलात का सामना था, वो आहिस्ता आहिस्ता मुश्किलात खत्म हो रही हैं। अब ये किस वजह से हो रही हैं क्या पता, इनकी सियासी हिकमत अमली बड़ी अच्छी हो, ये सियासी तौर पे बड़े तेज हो, इनकी सियासी प्लानिंग बड़ी तेज हो, या फिर इनके मुखालफिन इल्जाम लगाते हैं कोई NRO हो रहा है। तो इसका फैसला तो टू बी ऑनेस्ट आवाम ही करेगी, जब वो बैलेट बॉक्स में अपना वोट डालेंगे फिर वो बताएंगे कि वो क्या समझते हैं इसमें। लगार साहब, आप क्या देख रहे हैं? जो ये आप कहते हैं, गो कि आपने कहा है कि आपको इख्तलाफ है इस लफ्ज़ से और ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनना चाहिए, आप हमेशा यही बात करते हैं, लेकिन जो ये बात की जा रही है कि कोई स्पेशल ट्रीटमेंट शायद दिया जा रहा है, या कुछ जो है वो राह हमवार की जा रही है, कुछ ताल्लुकात जो है वो कहीं बेहतरी की जो है वो वहाँ पे एक सिमत नज़र आ रही है, तो आप क्या देख रहे हैं इसको? देखिए, अदर साहब ने जितनी बात की है उतनी तो मैं भी समझ रहा हूँ, और मुझे भी उन्हें इंडोर्स करना चाहिए, और मेरा ख्याल में चीज़ें इस तरफ को जा रही हैं। एक तरफा तो नहीं जा रही हैं, बल्कि 2 तरफा जा रही हैं। जितनी परेशानियाँ पैदा होती हैं इमरान खान साहब के लिए, उनको भी दूर कर दिया जाता है, जितनी परेशानियाँ इनके लिए थी इनको भी दूर किया जाता रहा है। अब आगे न्यूट्रल की न्यूट्रलिटी कितनी रहती है ये आगे चलकर हमें पता चलेगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर हमारा ध्यान जाता है, जो एक ज़माने में असासे समझे जाते थे हमारे काबिल एहतराम इंस्टीट्यूशंस के, वो असासे अब भी वहीं खड़े हुए हैं, तो उनका रुख तब्दील नहीं हुआ है। जब देखते हैं ना कि हवा का रुख तो वो किबला तब्दील कर लिया करते हैं, अब तो वो बहुत मुस्तहकम तरीके से अपनी अपनी जगह पर डट कर खड़े हुए हैं, और इमरान खान की पुश्त पर एक ताकतवर दीवार की तरह खड़े हुए हैं। और तो हम ये देखते हैं कि चीज़ें जो हैं, ऐसा नहीं है कि एक दरवाज़ा खुला है या एक दरवाज़ा खोला गया है किसी के लिए, उनके लिए भी दरवाजे भी खुले हुए हैं और सब कुछ वैसे का वैसा है। और ऐसा नहीं है कि स्टेट अगर चाहे तो कोई कार्रवाई ना कर सके, लेकिन ये तासुर दिया जाना भी कि ये नाकाबिल तस्खीर हैं खान साहब, तो ये भी एक उसी तरह के NRO का हिस्सा है, जिस NRO के तहत एक ज़माने में ये समझा जाता था कि जनाब नवाज शरीफ न सिर्फ ये कि नाकाबिल तस्खीर हैं, बल्कि उनको 2/3 मेजॉरिटी भी दी गई, 3/4 मेजॉरिटी भी दी गई है। तो ये होता रहा है। अब अगर पहली सूरत हाल तो ये है कि जो गैर सियासी इदारे हैं, गैर सियासी जो मनसबदार हैं, जो ओहदेदार हैं, अगर वो सियासी अमल में ना आए, अपने अपने डोमेन में रहें,
और सियासत मुदाखलत का दरवाज़ा बंद कर दिया जाए, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए वक्त की ज़रूरत है और हमेशा रही है। ये नहीं है कि 75 साल पहले भी यही होना चाहिए था। सियासत सियासतदानों का काम है, हमारा काम ये नहीं है कि मैं कहें कि मौलवी A.K. फजलुल्लाह जो है वो गद्दार भी है और खैन भी है। हम ये नहीं कह सकते कि ख्वाजा नाज़मुद्दीन गद्दार भी है और खैन भी है। हम ये नहीं कह सकते कि हुसैन शहीद सोहरावर्दी गद्दार भी है और खैन भी है। हम ये नहीं कह सकते इस तरह से और लोगों के बारे में भी। तो ये किस तरह से होता है ये अमल, हमने एक तवील तारीख देखी है इस मुल्क की। बेहतर ये होगा कि चीज़ों को आगे बढ़ने दिया जाए और सहूलतकारी की भी एक हद होनी चाहिए और फेल पास होने की भी एक हद होनी चाहिए। जो फेल हो जाए फेल हो जाए, जो पास हो जाए पास हो जाए। ये जो इमरान खान की मौजूदा सूरत हाल है, ये ऐसा नहीं है दुनिया में और कहीं नहीं हो रही है। अमेरिका में यही सूरत हाल है कि राइट विंग का पॉपुलिस्ट जो है वो बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अब भी सिस्टम को भी और डेमोक्रेट पार्टी को भी साफ साफ वो एक खतरा नजर आ रहे हैं। इसी तरह से जो है वो बरतानिया में, इसी तरह से इटली में है, इसी तरह से फ्रांस में है। तो ये हमारे यहाँ मोदी बराबर में बैठा हुआ है। तो इस तरह से जो है ये पॉपुलिस्ट राइट विंग और इमरान खान साहब के अलावा नवाज शरीफ भी पॉपुलिस्ट राइट विंग के एक लीडर के तौर पर रहे हैं। अब देखते ही हैं कि आगे क्या क्या सहूलतकारियां होती हैं। ठीक है, आगे क्या क्या सहूलतकारियां होती है। सना बुच्चा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। सना, क्या आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। अच्छा सना, ये बताइए, जो आज ये अब नवाज शरीफ साहब का एक तफसीली इंटरव्यू हुआ, उससे मतलब अब एक तो ये बात की जा रही है कि इतने सालों बाद उनको टेलीविजन पर स्पेस मिली, पहले इजाज़त भी नहीं थी, अब स्पेस मिली, वो बात कर रहे हैं, वापसी पे भी उनसे सवाल हुए। साथ ही साथ फवाद चौधरी साहब ये बात कर रहे हैं कि जी ये जो NRO एक हो रहा है 2022 का NRO है, बताना चाहिए नवाज शरीफ साहब को कि कौन कर रहा है, क्या हो रहा है। आप इसको किस तरह देखती हैं? नवाज शरीफ की वापसी जो है, आप इसको किस तरह देख रही हैं? देखिए, जो गुफ्तगू आज फवाद चौधरी साहब ने किया थी, पहली दफ़ा मैं उनसे एग्री करती हूँ कि नवाज शरीफ साहब को ज़रूर बताना चाहिए कि कौन उनको इस वक्त ये सहूलत दे रहा है, जो सहूलतें उनसे ले ली गई थी। मेरा नहीं ख्याल कि इंसाफ और नाइंसाफ़ी की कोई बात है यहाँ पर। वो आज उन्होंने अदलिया के ऊपर बड़ी उंगलियाँ उठाई और शौकत सिद्दीकी के हवाले से बात की, अरशद मलिक जजेस जो थे उनके हवाले से बात की। और अगर आप लोगों ने किनारों, कनाइयों, अशारों में ही बात करनी है तो फिर आप लोग ना बात करें। इससे बेहतर ये है कि आप अब सच बताएं कि मेरे साथ क्या हुआ और इंतकाम लिया गया। इसका मतलब है कि इंतकाम तो किसी वजह से लिया जाता है ना। आपसे क्यों इंतकाम लिया गया? आप मुल्क के खिलाफ थे, आप कोई ऐसा काम कर रहे थे कि आपसे इंतकाम बनता था, और आपसे किसने लिया इंतकाम? क्या अदलिया ने आपसे इंतकाम लिया? और अगर दूसरे इदारे ने भी आपसे इंतकाम लिया या एस्टैब्लिशमेंट ने इंतकाम लिया, तो बताइए किस बुनियाद पर लिया? आपने क्या किया था? कुछ किया ही होगा ना, कि कोई इस हद तक जाता है। इमरान खान साहब ने क्या किया था जो उनको जाना पड़ गया? इमरान खान साहब की से क्या गलती हो गई थी जिसकी वजह से इमरान खान साहब का भी यहाँ से बोरिया बिस्तरा लपेट दिया गया? बिल्कुल ठीक बात है कि आईनी तरीके से उनको हटाया गया, लेकिन आईनी तरीका इख्तियार करने के लिए जो उनको ग्रीन सिग्नल दिया गया वो किसने दिया? और ये बता दें कि क्या वाकई उनकी प्लेटलेट्स गिरी थी, क्या वो वाकई वहाँ सर्जरी के लिए मौजूद हैं? जो उनकी वालदा साहिबा के साथ हुआ, जो उनकी बेगम साहिबा के साथ हुआ, हम सब उसके साथ अफसोस करते हैं। अल्लाह उनकी रहमत फरमाए, अल्लाह ताला उनको उनके दर्जात बुलंद फरमाए। लेकिन मुझे समझ में नहीं आती कि ये मुल्क में ये इस वक्त जो तमाशा चल रहा है कि इन्होंने बिठा दिया भट्टा, तो इमरान खान ने बिठा दिया। इमरान खान नवाज शरीफ साहब पे उंगलियाँ उठाते हैं, नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब पे उंगलियाँ उठाते हैं। एक दूसरे दौर में जरदारी साहब किसी पे उंगलियाँ उठाते थे। पॉइंट ये है कि जहाँ उंगली ने जाना है, जहाँ इशारा है, वहीं उंगली दिखाइए और इशारे को जरा प्लीज अब जरा पॉइंट करिए कि इस मुल्क में क्या प्रॉब्लम है। और अगर आप लोग इस मुल्क की मौजूदा प्रॉब्लम और इसकी जो वजूद से पाकिस्तान के प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए आपने आज तक कौन सी आईनी तरमीम की है? कौन सी आईनी आपने कोई शिक डाली है या निकाली है ताकि आपकी हुकूमतें तो सेफ हो जाएं? दिस इज द थर्ड टाइम। मतलब ये आपके साथ एक दफा, दो दफा, भैया आप तीसरी दफा सीखते तो है ना। लेकिन मसला ये है कि इस मुल्क की बिगाड़ में सियासतदान उतने ही जिम्मेदार हैं, इफ नॉट मोर, जितने इदारे हैं, क्योंकि ये अपने आप को कभी अपने मफादात से निकलते ही नहीं है। हाँ। अपनी कमजोरियों को छुपाते हैं, अपनी कमजोरियों के ऊपर वो ब्लैकमेल करते हैं। आप उनके हाथ में भी कमजोरियां दे देते हैं। आप क्यों करते हैं गलत काम ताकि आपके ऊपर बात बने? मतलब मुझे क्यों नहीं डर लगता? मतलब मुझे क्या रिलीफ है
मुझे कोई कहता है आप भी लाडली है, मैं किस चीज की लाडली हूँ भाई? अगर मैं कोई झूठ बोल रही हूँ या मैं कोई ऐसी बात कर रही हूँ या मेरे मफादात हैं तो फिर आप मुझ पे पॉइंट करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है मारिया, लास्टली मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि काश के नवाज शरीफ साहब ये इस बात को सीख लें और पूरा सच बयान करें। लेकिन सर बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और एक और चीज़ जो मैं आपकी इसी चीज़ से ऐड करना चाहूँगी, ऑफ कोर्स देव गॉट टू मेनी पॉलिटिशियंस का हमने देखा है, देव गॉट टू मेनी स्केलेटन्स इन देयर क्लोजेट, जो सही टाइम पर या जिस वक्त ज़रूरत होती है वो एक्सप्लॉइट किए जाते हैं। एक और चीज़, आई डोंट नो इफ़ यू ऑल्सो थॉट द सेम वे, आज जब मैं उनकी तकरीर सुन रही थी बैठ के, तो अगेन जैसे उनकी जब उनकी वालदा का इंतकाल हुआ या जब उनकी एहलिया का इंतकाल हुआ, तो ऑब्वियसली किसी भी फैमिली के लिए, किसी बेटी के लिए, किसी शौहर के लिए ये बहुत मुश्किल जो है वो लम्हा है और बहुत मुश्किल से जो है वो इससे गुजरा जाता है। ऑल आर सिंपथीज विद देम। लेकिन जिस किस्म की वो डिमांड्स कर रहे थे कि मुझे जो है वो फ़ोन करने दिया जाता या मुझे 15 दिन मेरी जो सज़ा है उसको डिले कर दिया जाता और कहा जाता तुम अपना टाइम स्पेंड कर रहा हो अपनी एहलिया के साथ, फिर आके जो है इसको कर देना, वो आपको लगता नहीं है जो ये बात होती है कि जी दो नहीं एक पाकिस्तान की बात होनी चाहिए? अशराफिया के लिए कानून और है और जो गरीब है, जो जिसके पास पावर नहीं है, उसके लिए कानून और है। तो जिस किस्म की जो प्रिविलेज उनकी बातों से छलक रही थी, आई मीन आई कुडंट हेल्प बट नोटिस दैट। योर टेक ऑन दिस? देखिए मारिया, अगर तो कोई भी बात कानूनी और आईनी होती ना तो हम उस पर तज्जिया कर सकते थे और हम बड़ी ओपनली बात कह सकते कि ये गलत डिमांड है या ये सही डिमांड है। इस मुल्क में अशराफिया कौन है? इस मुल्क में अशराफिया वो नहीं हैं जो हुकूमत में होते हैं, इस मुल्क में अशराफिया वो हैं जो किसी के लाडले होते हैं। और आज जिस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की और जो हमें इसकी सारी बातें हमें भी पता थी कि क्या उन पर बनी और किस तरह से उनकी बीवी की वफात हुई कि बेगम साहिबा नहीं रही और जिस तरह से उनको ये खबर पहुंची, जाहिर है एंड यू नो पीपल वर गोइंग कम्प्लीटली, मतलब इतनी बुरी गुफ्तगू मैंने कभी नहीं सुनी। मतलब उनकी वाइफ की डेथ के बाद तक जो तज्जिया निगार गुफ्तगू कर रहे थे, मतलब कोई इनमें कोई ह्यूमैनिटी तो है नहीं। लेकिन मारिया आप ये मुझे बता दें कि उनकी पूरी दास्तान सुन के आपको नहीं लगता कि इमरान खान साहब के लिए सवाल क्यों उठता है कि वो लाडले क्यों है? अगर नवाज शरीफ साहब को एक एवनफील्ड केस के ऊपर जो इस पे अकामा पे आपने पनामा पे केस बनाया, अकामा पे निकाला, चले आपने बुनियाद जिसको भी बनाया वो भी गलत था, चले सारा कुछ गलत था, तो मुझे बता दें क्या ये एक कानून है? क्या ये एक दायरा है इंसाफ का? क्या इमरान खान साहब के पास अभी कोई केस उनके खिलाफ साबित नहीं होता? उनको रिलीफ नहीं मिल रहा, उनको लाड नहीं मिल रहा? क्योंकि अगर एक पॉलिटिशियन के साथ ये होता है बकौल उनके इंतकाम, तो दूसरे के साथ क्या हो रहा है? दूसरे के लिए कौन इंतजाम बनाता है कि इंतकाम नहीं होता? दूसरे का इंतजाम कौन संभाल रहा है? इस मुल्क में जब तक इस बात का जवाब नहीं देंगे और अगर छुपते रहेंगे और हम छुपाते रहेंगे, वो छुपते हैं, वो इनको छुपाते हैं, वो नाकाम होते हैं, ये उसका ब्लेम लेते हैं। और ये इकोनॉमी इन्होंने डुबा दी, इकोनॉमी इसने डुबा दी, इन्होंने चोरी, वो जो कर रहे हैं बस पोस्ट, वो किसी को नहीं नजर आता। चलिए ऑन दैट नोट विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक से हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अतर काज़मी साहब की तरफ जाऊंगी। अतर साहब, जो सना से ब्रेक से पहले सवाल हो रहा था कि जब आप भी आज सुन रहे होंगे, अगेन सिंपथीज विद द फैमिली, बट जिस किस्म की डिमांड्स आ रही थी नवाज शरीफ साहब की तरफ से कि मुझे ये फैसिलिटी जो है वो मिलनी चाहिए थी, एक 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर जब ये बात कर रहा है तो सवाल ये तो उठता है कि आपको फिर जो निज़ाम इंसाफ है उसको बेहतर करना चाहिए था, जुडिशल सिस्टम को आपको बेहतर करना चाहिए था। जो चीज़ें आप अपने लिए मांग रहे हैं वो उस आदमी के लिए भी होनी चाहिए थी जो 500 रुपये की चोरी में जिसको पकड़ा गया है। क्या आप समझते हैं कि वो जो चीज़ है उससे हमारे जो हुक्मरान हैं वो कोसों दूर हैं कि अपने लिए वो कुछ और मांगते हैं, एक्सपेक्टेशन कुछ और हैं, और जो लोग उनके लिए वोट करते हैं उनके बारे में तो सोचा ही नहीं जाता? देखिए, काफी हद तक मैं इससे एग्री करता हूं। जहां तक उनकी बेगम की बीमारी का ताल्लुक है जिसका उन्होंने जिक्र भी किया, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इवन कि मियां साहब की अपनी बीमारी, अपनी जो उनकी बीमारी है, आज तक मैंने उसके ऊपर कमेंट नहीं किया, इसलिए कि मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा के हवाले से कहते रहे कि जनाब उनको कुछ नहीं है और फिर वो इस दुनिया से चलेगी। तो हम मेडिकल एक्सपर्ट तो नहीं है, उसके ऊपर तो हम कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरफ दूसरी तरफ आपने इशारा किया कि एक कानून ताकतवर तबके के लिए बज़ाहिर और फिर ताकतवर तबका खुद
खुद को इतना प्रिविलेज समझता है कि वो ये कहता है कि जनाब मुझे ये हकूक मिलने चाहिए। अच्छा, हालिया दिनों में हमने देखा क्या, गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान आप देख लें, उससे पहले भी ये कुछ होता रहा होगा। अब ऑब्वियसली विद सोशल मीडिया और सारी चीज़ों की वजह से वो एक स्नोबॉल इफेक्ट होता है और चीज़ें ज़्यादा नज़र आती हैं। लगता है ऐसे है यहाँ पे डॉक्टर साहिबा कि अशराफिया के हकूक की जंग है। क्या लगता है ऐसे है, मियां साहब को सुन के ऐसे लगता है कि पाकिस्तान का सबसे मजलूम आदमी जो है वो नवाज शरीफ साहब है। लगता है ऐसे है कि सबसे ज्यादा मसाइल जो है वो जरदारी साहब को हैं, सबसे ज्यादा चैलेंजेस जो हैं वो इमरान खान साहब को हैं। कमजोर तबकात की यहाँ पे बात कौन करता है? हमारी माइनॉरिटीज को देख लें, ख्वातीन के हकूक को देख लें, आप ट्रांसजेंडर को ही देख लें। उनका एक बिल आया, पूरे मुल्क ने जनाब शोर मचा दिया कि इनको कोई हक नहीं देना। बिल में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें आप इस्लाह कर सकते हैं, लेकिन हम किसी को उसका हक देने के लिए तैयार नहीं। और उसमें ताकतवर लोगों का अपना किरदार होता है, जो अपने लिए हकूक मांग रहे होते हैं, वो कमजोरों के हकूक के लिए क्या उतनी शिद्दत से वो लड़ते हैं? ये एक बड़ा इशू है। फिर हम इसको कह देते हैं कि जी ये पॉपुलिज्म हो गया है। जब अशराफिया या पॉलिटिकल एलीट सिर्फ अपने हकूक की बात करेगी, अपने हकूक के लिए लड़ेगी, तो फिर पॉपुलिज्म होगा, फिर अवाम अपने हकूक के लिए खड़े होंगे, फिर आपको वो नजर आएगा कि जनाब कि इसमें ये चीज गलत है या वो चीज गलत है। लेकिन जो बहुत सारी बुराइयां बैकग्राउंड में है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, और ये पूरी दुनिया का अलमिया है। ये सिर्फ हम पाकिस्तान तक तो देखिए ऑब्वियसली उसकी एक बड़ी म्यूटेड किस्म की किस्म हमें नजर आती है, लेकिन दुनिया भर में जमहूरियत के नाम पे शराफिया हुकूमत कर रही है। पाकिस्तान का इशू ये है कि यहाँ पे इदारों की जंग अभी सेटल नहीं हुई। यूरोप में, मगरिब में वो सेटल हो गई, सब मिलकर हुकूमत कर रहे हैं। यहाँ पे हर कोई अपनी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। जिस दिन ये सेटल हो गए उस दिन पे ये मिल के हमारे ऊपर हुकूमत करेंगे। तो मेरी कहने का मकसद ये है कि उनको सोचना चाहिए कि जब हम कमजोर तबकात की जंग लड़ेंगे ना, तो फिर कमजोर तबकात आपकी जंग लड़ेंगे, वो जमहूरियत की जंग लड़ेंगे। फिर किसी के आगे आपको आंसू बहाने की जरूरत नहीं होगी, किसी और के सामने अपना मुकदमा रखने की जरूरत नहीं होगी। फिर अवाम आपके मुहाफिज होंगे और जमहूरियत की हिफाजत करेगा। अच्छा लगारी साहब, अभी जो बात हो रही है, जिस तरह से ने बड़ी तफसील से बात की कि जी जब अगर आप कमज़ोर तबके का जो है मुकदमा लड़ेंगे, जमहूर की लड़ाई आप लड़ेंगे, तो फिर किसी की ज़रूरत नहीं होगी, फिर आपको किसी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। और जिस तरह सना भी कह रही हैं कि आपके पास इफ़ यू गॉट स्केलेटन्स इन योर क्लोजेट, ऑफ कोर्स वो एक्सप्लॉइट होंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी वो एक्सप्लॉइट होंगे। क्या आपको लगता है जो आप बार बार ये बात करते हैं, आप ये बार बार कहते हैं कि जी वो ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन होनी चाहिए चीज़ें, लेकिन वो ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन का क्या फ़ायदा? उसकी वजह यह है कि जो इस वक्त जो मफाद इस वक्त हमारे सियासतदानों के हैं वो तो कोसों दूर हैं जो अवाम के मसाइल हैं। मतलब अवाम के मसाइल अगर आप देखें तो इस वक्त ये नहीं है कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं कि नहीं वापस आ रहे, साइफर में क्या है क्या नहीं है। इन चीज़ों से ना आटा सस्ता होगा, ना बिजली सस्ती होगी, ना चीनी सस्ती होगी। क्या कहेंगे इस पर? मैंने दोनों दोस्त सुने, मुझे बाकी बहुत खुशी हो रही है कि कम से कम मैं जिन बातों को अच्छे तरीके से नहीं कह सकता था, वैसे उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है सना ने भी बात की है और अतर काज़मी साहब ने भी बात की है। मुझे बाकी बहुत खुशी है। मैं ये कहता हूँ कि चीज़ों का ये फैसला होना चाहिए। अच्छा, कब जाकर फैसला होगा? हम 21वीं सदी में हैं, दुनिया बहुत आगे जा रही है और दुनिया ने बड़ी मंजिलें तय की हैं और उन्होंने बहुत कुछ आगे वैल्यूज़ बना ली हैं। यानी ये नहीं है कि कानून होता है, लोग अपनी आदतें बना लेते हैं, वो कानून बन जाते हैं। हमने वो नहीं किया है। हमारे यहाँ एक आदमी को, मैं इशारतन अगर कह रहा हूँ तो भी कोई इसको बुरा मतलब नहीं है, अगर एक आदमी को एक ही दिन में 20 मुकदमात में जमानत मिल सकती है तो एक आम आदमी को क्यों ऐसा नहीं हो सकता है? 5,000 कर्ज लेने वाला कर्ज ना अदा करने पर खुदकुशी क्यों कर लेता है यार? ये क्या तरीकेकार है? पर जिसके पास 500 की जमानत देने को पैसे नहीं है, वो इस मुल्क से जो इस मुल्क कह रही हूँ इस दुनिया से जो है वो चले जाते हैं और बाद में पता चलता है वो बेगुनाह है। मतलब हाल तो हमारा ये है। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये सूरत हाल है कि जैसे कवानीन आम आदमी के लिए कवानीन मौजूद हैं, लेकिन आम आदमी को बिल्कुल वही कानून जो है वो रगड़ देता है और उसको नेस्त व नाबूद कर देता है, और वही कानून जो है वो अशराफिया को बिल्कुल आसमान पर उठाकर रख देता है। और उसमें ऐसा नहीं है कि अशराफिया में कौन शामिल है कौन शामिल नहीं है। हमारे सियासी एलीट सारे के सारे अशराफिया का हिस्सा हैं और एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं, बातें करते हैं, लेकिन असल में ये एक लिमिटेड खेल में मैदान उनके लिए मुतय्यन होता है कि आपने इस मैदान में खेलना है।
जरा सा भी इस मैदान से इधर उधर हुए तो आपको हटा दिया जाएगा, किसी और को ले आया जाएगा। इस तरह से ये खेल में रहते हैं और खेल खेलते रहते हैं। लेकिन आपकी बात थोड़ी सी माजरत के साथ काटूंगी, जो अतर साहब बात कर रहे हैं, अगर वो डिलीवर कर रहे हो, जो सिस्टम को डिलीवर कर रहे हो, जमहूर को जो है वो डिलीवर कर रहे हो, तो फिर ये जो मैदान का तयन है कि जी इस ब्लॉक से आपने आगे नहीं जाना या इस दायरे से आपने बाहर नहीं जाना, ये तो फिर चीज़ नहीं होगी ना। और वही वाली बात अगेन एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन, अगर आपके स्केलेटन्स नहीं होंगे, आपकी जो है वो चीज़ें इस तरह हाथ में नहीं होंगी जिसकी बेसिस पे आपको ब्लैकमेल किया जाए, तो फिर ये शायद इस नहज पे चीज़ें पहुंचे ही ना। नहीं, सब एक ही जगह पर होते हैं। जिसके पास ज्यादा ताकत होती है वो ज्यादा ताकतवर होता है और चीजों को अपने हक में इस्तेमाल करता होता है। जो लोगों के ताकत पर भरोसा करता है वो एक तरफ रह जाता है। आपने देखा है कि लोगों की ताकत थी जो है, हम यहाँ से चले शुरू करते हैं। भुट्टो के पास थी, भुट्टो को फांसी पर चढ़ा दिया गया। बेनजीर के पास थी, बेनजीर सरेआम जलसा आम में और लाखों लोगों की मौजूदगी में कत्ल कर दी गई। और इस तरह से जो है वो नवाज शरीफ को हटा दिया जाता है, इमरान खान को हटा। मैं इमरान खान के हटाने को आईनी तरीक़ेकार के मुताबिक हटाया गया। आपने भी ये कहा था आईनी तरीक़ेकार के मुताबिक हटाया गया, लेकिन हटाने के अवामिल जो है वो पैदा हुए और वो हट गए। मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह से नहीं है। ये अगर अवाम का मामला है तो फिर अवाम को तय करने दिया जाए ना, और रूल्स भी अवाम ही तय करे ना। कौन पूछेगा जाकर कि जनाब जब पहला मार्शल लगता है मुल्क के अंदर तो क्यों अमरीकी वजीर खारजा और अमरीकी CIA का सरबराह उस वक्त ऐन मौके पर एक एक चीज को मॉनिटर के लिए बजाते खुद मौजूद है। कराची में जब मार्शल लग रहा है तो वो प्रेसिडेंट हाउस में मौजूद है, उसकी मौजूदगी में लियाकत अली अपना सिकंदर मिर्जा से इस्तीफा लिया जाता है। तो क्या जरूरत थी कि आपके जॉन फोस्टर डुलास और एलन फोस्टर डुलास भी उस मौके पर मौजूद होते और अपनी निगरानी में ये सारा अमल होता। उनकी निगरानी में जनरल आजम ने मुझे बताया था, इस फकीर आदमी को बताया था कि मैंने थप्पड़ मारा था सिकंदर मिर्जा को। तो भाई आप बहुत बहादुर थे, बड़े दिलेर थे, आप जो चाहते कर सकते थे। तो वो अगर ये सूरत है तो वो ठीक है भाई, जो जिसको चाहे। और उस आखिर वक्त तक नवाज शरीफ नहीं मान रहे थे गुलाम इसहाक खान के साथ मुस्तवी होने के लिए। आखिर में जाकर एक गाड़ी से जब दरवाजा खोल रहे थे तो उनको कहा कि नहीं दरवाजा नहीं खोलेगा, आप वापस चलें, आप रिजाइन करें। एक ही वक्त में रिजाइन उठ लिया गया। तो ये इस तरह से होता है भाई। अगर हमें रूल्स बनाने हैं और नहीं बनेंगे, असल बात यह है कि हम ये खुशनुमाइयां तो करते हैं, लेकिन जब तक अवाम खुद नहीं उठते हैं, अवाम की लीडरशिप, ये जो समझौतेबाजियां करके इख्तियार में आने वाले लोग हैं, अगर इनके समझौतेबाजियों पर हम चलेंगे तो फिर जाहिर है अगले निस्बती और ये कर लेंगे समझौतेबाजियां और वापस आ जाएंगे। अवाम के लिए अवाम के साथ खड़े होकर हर मुश्किल में खड़े हो जाने जाती हैं, गई हैं ना, हमारे सियासतदानों की जाने गई हैं ना। लेकिन क्या है, आप अवाम के साथ जाकर खड़े हो जाएं और आखिर वक्त तक खड़े रहें, लोग आपके साथ आएंगे। लोग आपके, जब आप वफादारी बदल रहे होते हैं तो लोग आपसे पहले वफादारी बदल देते हैं। उनको अपने मसाइल है, उनको थाने कचहरी के मसाइल है, उनको पटवारी के मसाइल है। सरा साहब जो बात ही कर रहे हैं लगारी साहब, बात तो फिर वही आ जाती है कि अवाम, मतलब इट्स अ विशियस सर्कल। अवाम को आप उस चीज़ में से निकलने नहीं दे रहे जो बेसिक्स हैं, जो बेयर नेसेसिटीज़ मानी जाती हैं, थाने कचहरी, आप तालीम, मतलब ये साफ पीने का पानी, वो बेचारे इन चीज़ों से नहीं निकल सकते। वो आपकी जो ये बातें, ये कहाँ इस पे जो है वो खड़े होंगे या कैसे खड़े होंगे? देखिए, अवाम के इंसाफ के तकाजे और हैं और अशराफिया के इंसाफ के तकाजे और हैं। इससे मतलब इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है कोई, आई डोंट नो इसको क्या कहूँ, बुरा कहूँ, गलत कहूँ, ये तो बड़ी गलत तशरीह है। अगर 3 बार वजीर आज़म रहने वाला शख्स अपनी बेगम की हालत दरियाफ्त करने के लिए, जो दुनिया को पता है कि वो बीमार हैं, डेथ बेड पर हैं, वो अगर उनको एक फ़ोन नहीं दिया जा सकता, जहाँ टेलीफोन लाइंस बहुत सारी हैं, लैंड लाइन्स भी हैं, 2 मोबाइल भी पड़े हैं, तो मुझे बता दीजिए आम आदमी का क्या हाल होगा। ये आपको फिक्र है? आम आदमी के लिए तो फिर कोई चला जाएगा, नवाज शरीफ को नहीं मिलेगा फ़ोन। शायद आम आदमी की बीवी होती तो उसको मिल जाता। इस मुल्क में जब तक ऊपर से चीज़ें ठीक नहीं होंगी वो नीचे नहीं ठीक हो सकती। आप अवाम का केस लड़ने के लिए पहले खुद तो इंसाफ के तकाजे पूरे कर लीजिए। जिन्होंने इंसाफ की गारंटी देनी है, उनके साथ अगर ना इंसाफी होगी तो मेरे और आपके साथ क्या होगा मारिया? इस मुल्क में इंसाफ की बात करने वाले अपने लिए कितना इंसाफ जमा कर पाए हैं? तहरीके इंसाफ कितना इंसाफ ले पाई है और क्या उनके साथ इंसाफ हुआ है और उन्होंने किसके साथ इंसाफ कर लिया है? ये माजरत के साथ जब तक आप ये नहीं देखेंगे कि किस तरह से बुली होते हैं हमारे सियासतदान, दे आर बुलीड इनटू कोवर्जन। व्हाई?
हमें क्या ज़रूरत पेश आती है उनको बुली करने की? सो पॉइंट ये है, जब आप दूसरे की चोरी छुपाते छुपाते आपकी अपनी चोरी आया हो जाए ना, तो फिर या तो आप फैसला कर लीजिए चोरी ना करने का, या फिर आप फैसला कर लीजिए चोरी छुपाने का। उसका मतलब है आपकी भी चोरी वो छुपाएंगे, उनकी चोरी आप छुपाएं। तो इस मुल्क में अगर ये क्विड प्रो को चलना है, तो इस मुल्क में कौन सा इंसाफ, कौन सा कानून, कौन सी नॉन करप्ट बिहेवियर, कौन सादिक, कौन अमीन, मतलब हमें किस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं ये? इस मुल्क में बिगाड़ का जरिया सिर्फ ये है कि सब जो है बात करना चाहते हैं, सब गलत काम भी करना चाहते हैं, और सब चाहते हैं कि कोई जादू आए, जादू से सब कुछ ठीक कर दे। और जादूगर नहीं होते, ये जादू नहीं होता, ये एफर्ट करना पड़ता है अवाम के लिए, सोचने के लिए। आपको अपनी हुकूमत को तो सेव करें, इनको तो चौथे साल कुर्सी की पड़ जाती है। आज जो मोटरवेज पे आप लोग चल रहे हैं, जो हमारे इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच जाते हैं हजरात, उसी रोड पे चढ़ते हैं, उसी मोटरवे पे जाते हैं और नवाज शरीफ साहब को गालियां देते हैं। ये किसने आपको बना दी मोटरवे? चलो उन्होंने कुछ नहीं किया, चोर और चक्के सारे पैसे लूट के खा गए। इस मुल्क को कुछ तो दे गए। मुझे बता दें इमरान खान साहब क्या दे गए हैं? सिर्फ एक बता दे कि इमरान खान साहब ने किस चीज की तख्ती लगाई है, कोई एक ईंट लगा गए हैं वो, मुझे वो दिखा दे। मैं तो कह रही हूँ कि सारे करप्ट हैं। ये नवाज शरीफ बहुत बड़ा करप्ट आदमी है यार, लेकिन वो मेरे मुल्क के लिए कुछ तो कर गया। एटलीस्ट आई हैव समथिंग टू लुक एट। चले, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, इसी पॉइंट को आगे लेके चलूंगी। जो नैरेटिव्स की जंग अब बनने जा रही है वो इस पे नहीं बन रही कि क्या मैंने डिलीवर किया, क्या मैंने डिलीवर नहीं किया, क्या देखे गए, लेकिन जो नैरेटिव्स बनाए जा रहे हैं उस पर बात करेंगे और किस हद तक वो बिकेंगे, किस हद तक वो एक्सेप्ट होंगे, किसका नैरेटिव जो है उसको पजीराई मिलती है। दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अतर काज़मी साहब की तरफ चलूँगी। अतर काज़मी साहब, जब आप बात कर रहे हैं हम इस वक्त नैरेटिव्स की, तो जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, वो ये नहीं हो रही कि अब किसने क्या डिलीवर किया है, क्या नहीं किया। एक तरफ साइफर का बयानिया है और एक तरफ अब ये लग रहा है क्यों निकाला पार्ट 2 जो है वो आमने सामने जो है वो नज़र आ रहे हैं। क्या आप इससे एग्री करते हैं कि अब ये नैरेटिव्स जो हैं ये आमने सामने होंगे? इमरान खान साहब जैसे सना बात बिल्कुल ठीक कर रही हैं, वो इस पे बात नहीं कर रहे कि उन्होंने क्या डिलीवर किया, वो ये कह रहे हैं उनका भी जो है वो एक तरह से अगर कहा जाए उनका भी ये गिला है कि जी मुझे कैसे निकाला गया, मुझे क्यों निकाला गया। वो आमने सामने से बयानिया जो है लग रहे हैं। देखिए, अब किसका बयानिया दुरुस्त है ये यहाँ पे बैठ के मैं तो फैसला नहीं कर सकता। जमहूरियत में तो ये फैसला फिर अवाम करेगी। जिस दिन बैलेट बॉक्स में लोगों को मौका मिलेगा वोट डालने का, वो वोट के जरिए फैसला कर देंगे। इसलिए कि नवाज शरीफ ने अगर कोई प्रोजेक्ट किया है या इमरान खान साहब ने कोई सेहत कार्ड दिया या कोई और चीज दी है, कोई अपने घर से तो नहीं, देखें वो आए थे और हुकूमतें दुनिया भर में डिलीवर करती हैं, डिलीवर करने वो आए थे, उन्होंने कोई एहसान नहीं किया अगर इमरान खान कुछ करके जा रहे हैं। अब इशू ये है कि यहाँ पे कहा यह जाता है कि बयानिया इमरान खान ने बना लिया, नवाज शरीफ सही बयानिया नहीं बना सके। देखें, अब जो आजकल का दौर है, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे लोग सारी चीजों को देख के जो है वो फैसला करते हैं। आप देख लें गुज़िश्ता 6 महीने के 5 महीने के दौरान आप देख लें कि नवाज शरीफ इंतजार करते रहे कि मेरी बेटी लंदन पहुंचेगी तो मैं कोई बयान दूंगा। इमरान खान इसी मुल्क में बैठ के उसने जो कुछ कहा पे इख्तलाफ कर लें उससे, इसी मुल्क में बैठ के कर रहा है ना। जिस हद तक वो चीजों को लेके गया कोई और लेके जा सकता है। एक दिन मुझे गिनवा दें जिस दिन इमरान खान ने कोई सियासी एक्टिविटी ना की हो पिछले 4-5 महीनों के दौरान। रोज वो अवाम के सामने अपना मुकदमा रखता है, तो फिर आप ये कहें कि ये फैशिज्म है, ये गैर जमहूरी है। भाई जमहूरियत में तो आप अपना मुकदमा अवाम के सामने ही रखते हैं ना। तो मियां साहब ने आज बड़े कोजी तरीके से बैठ के ठंडे ठंडे सवालात के जवाब दे के एक इंटरव्यू दे दिया है, तो वो देते ना 6 महीने के दौरान इसी तरह करते रोज तकरीर। उनके पास प्लेटफॉर्म्स मौजूद थे, यूट्यूब पे कर सकते थे, सोशल मीडिया पे कर सकते थे। अचानक वो क्यों खामोश हो गए? उन्होंने एकदम से वो वोट को इज्जत दो का बयानिया किधर चला गया? इशू ये है कि वो अपने मफादात की जंग लड़ रहे थे। ये मैं कह रहा हूं कि अगर आप अवाम के मफादात की जंग लड़ रहे हो तो फिर वो जंग कॉन्टिन्यूस होती है, वो जंग खत्म नहीं होती। लेकिन माजिद के साथ अतर साहब, आप ये नहीं समझते कि ठीक है इस वक्त इमरान खान साहब भी जो है
वो अपने मफादात की ही जंग लड़ रहे हैं? क्या आप ये कह सकते हैं वो हकीकी मायनों में अवाम की जंग जो है लड़ रहे हैं, वो भी इस वक्त जो है वो मफादात की जंग लड़ रहे हैं? मतलब जब आप आज ये बात कर रहे हैं कि जी इदारों का बीच में जो है वो इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप उसी सांस में आप साथ ये भी कहते हैं कि जब मुझे बुलाना होता था वोट के लिए, ये बजट का वोट पास कराना है या जो भी है, तो मैं एजेंसी से कहता था लोगों को लेके। कौन सी बात सर? ये भी अपने ही मफाद की बात है ना, अपना ही मफाद आप पूरा कर रहे हैं, अपनी ही कुर्सी बचा रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा हूं ना कि अगर आपने अवाम की जंग लड़नी है तो फिर आपको वो कॉन्टिन्यूस जंग लड़नी पड़ेगी, मुख्तलिफ सहारे नहीं देखने पड़ेंगे। आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि मैं एक बॉल से बॉल कराऊंगा और तीनों विकेटें उड़ा दूंगा। आप फिर बॉल कराएं, फिर आप एम्पायर की मुस्कुराहट का इंतजार ना करें, आप पहले बॉल करा दें और अवामी ताकत से तब्दीली लेके आए। ठीक, ये मैं किसी एक शख्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन मसला ये है कि अब ये कौन अवाम की जंग लड़ रहा है और कौन नहीं लड़ रहा है, इसका फैसला किस तरह होगा। देखिए बहुत सारी खराबियां यहाँ पे इदारों के ऊपर भी हम इल्जाम लगाते हैं, सियासतदानों पे भी लगाते हैं। जो सबसे बेहतरीन हल है और सबसे आसान हल है कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएं और अवाम के हाथ में दे दिया जाए फैसला, फिर वो फैसला दे देंगे कौन ठीक है और कौन गलत है, फिर पता चल जाएगा कि किसकी मकबूलियत कितनी है और किसको वो सही समझते हैं। तो ये मैं कह रहा हूं कि अवाम के हाथ में फैसला दे दें। अच्छा लगारी साहब, इस वक्त जो बयानियों की जंग है, मैं सना से भी इसी सवाल पर आऊँगी। बयानियों की जंग जो आपको नज़र आ रही है, आपको क्या लग रहा है कि बयानियाँ इस वक्त किसका जो है वो अवामी मफाद के जो है वो करीब तर है? मैं ये नहीं कहूँगी अवामी मफाद के साथ है, बिकॉज लग तो यही रहा है कि दोनों जो हैं वो अपने ही इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। मुझे तो टू बी ऑनेस्ट, मुझे दोनों का बयानिया जो है वो अवाम के लिए कहीं से नज़र नहीं आता, वो अपने ही लिए नज़र आता है। बिल्कुल सही कहा है आपने। और फिर ये कि राय अम्मा क्या होती है? राय अम्मा मैं बहुत एहतराम करता हूँ, पूरा तारीख के अंदर राय अम्मा की बड़ी अहमियत रही है। जब से ये ब्रिटेनिका एनालिटिका आई हैं, इस तरह से इदारे मुख्तलिफ आए हैं जो जाकर दूसरे मुल्कों में और वो इल्ज़ाम लगाते रहे कि जनाब वो जो है बरतानिया ने इंतखाबात में मुदाखलत की थी फलां के हक़ में, फलां के खिलाफ, उसने रूस ने की थी फलां के हक़ में, फलां के खिलाफ। तो अब ये भी यानी अल तहरीर में कौन जाकर बैठा था? किसने जाकर बिठाया था? किसने जाकर ज़ैनुल आबिदीन अली को जो इक़्तिदार से बेदखल किया था? किसने जाकर? ये बहार अरब क्या थी? ये बहार अरब अरेंज थी। इमरान खान साहब के साथ जो पॉपुलिस्ट है ये अरेंज है, मैनिपुलेटेड है, और इस तरह से होता है। माजी में हमने हमारी आंखों ने देखा है, ये सारा मैनिपुलेटेड है। और फिर ऐसे मौके पर क्या हुआ था? फिर मुझसे आग नहीं गया था, 2.5 साल के बाद उन्होंने कान से पकड़ एक तरफ कर दिया और आ गया है वापस से आकर बैठा है और अब तक बैठा हुआ है। और एक नया वर्जन जो है हुस्न मुबारक का फिर मुल्क पर काबिज होकर बैठ गया है। तो भाई ये सारी चीज़ें जो हम कहते हैं ना कि अवाम के में कौन पॉपुलर है, अवाम में जो एक ज़माने में पॉपुलर होते हैं उनका कैसे कट तो साइज किया जाता है। क्या ज़ियाउल हक के बाद जो इलेक्शन होते थे यही वो बनता था और फैसला हो गया था। कौमी असम्बली में जो है रिजल्ट कुछ थे और सूबाई असम्बली में रिजल्ट कुछ हो गए। ये 2 दिनों में ये क्या फर्क पड़ गया कि कौमी असम्बली में जो जीत गए, पंजाब में जिन्होंने 53 सीटें ली हैं और अपोजिशन ने 22-23 सीटें ली हैं, वो अपोजिशन फिर पंजाब में हुकूमत बना लेती है। ये सूरत हाल होती है। ये मैनेज किए जाते हैं, अरेंज किए जाते हैं, पॉपुलर भी चीज़ें। और जिस तरह से अब कैमरे भी अपना कमाल दिखाते हैं, मैं उस फील्ड का आदमी हूँ, मैं बाहर का आदमी नहीं हूँ। ये जो कुछ होता है ये बहुत अरेंज होता है, मैनिपुलेट होता है। इमरान खान की पीठ में जो हड्डी खड़ी हुई है ना, पीछे तो दीवार खड़ी हुई है, जो उसका साथ खड़ा हुआ है, 1 मिनट के लिए बेदर्द हो जाए इमरान खान मुंह के बल पड़े होंगे। और इसी तरह से नवाज शरीफ, इसी तरह से जरदारी साहब, कोई भी हो, इन सब के पीछे कोई ना कोई वो खड़ा होता है। एक पुष्ट पनाह मौजूद होती है और पुष्ट पनाह के बगैर नहीं चल रहे होते। यही सूरत हाल है। ये लोगों ने अपने लिए खुद ही करना होगा। और मुझे नहीं मालूम कि कैसे लीडरशिप पैदा होगी। अगर इन्हीं लीडरों को पैदा होना है तो फिर इन्हीं लीडरों को ही अपने आप को ठीक करना होगा। कम से कम मुल्क के अवाम के लिए कुछ तो सोचा जाए कि भाई लोग किस हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं। आपका आधा पाकिस्तान डूबा हुआ है और सियासत किस उरूज पर है और सियासी जोड़ तोड़ किस तेजी से जारी हो रहा है। किसी ने सोचा है जाकर कि बलूचिस्तान के तमाम अजला के अंदर नसीराबाद, जाफराबाद, सिब्बी, डेराबुक्की, कोहलू और उसके बाद पूरे का पूरा इधर डेराद खान से राजनपुर, यहाँ से होते हुए आप आ जाए यहाँ पर भान सैदाबाद और खैरपुर नाथन शाह तक पूरा सिंध डूबा हुआ है। तो ये इसके बावजूद लोग सियासत कर रहे हैं, जोड़ तोड़ कर रहे हैं और अपने पॉइंट नंबर हासिल कर रहे हैं और पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। हो रहा है मुल्क। मैं ज़रा सना की तरफ भी चलती हूँ। सना साहिबा, इस वक्त जो जैसे अतर साहब कह रहे हैं कि इसका वाहिद हल यही है कि जी आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो हैं वो करा दें।
अब इस वक्त फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की अगर बात की जाए तो इमरान खान साहब जो इस वक्त डिमांड कर रहे हैं, जो न्यूट्रल की डेफिनेशन दे रहे हैं, जो बातें वो कर रहे हैं, तो उससे तो नहीं लगता कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो चाहते हैं। वो तो ये चाहते हैं कि मुझे जो है वो सपोर्ट किया जाए। अगर इसमें इदारे जो है वो न्यूट्रल रोल अदा भी करते हैं, क्या फिर भी सियासी इस्तेकाम इस मुल्क में आएगा, आ सकता है, जिस तरह चीज़ें जा रही हैं, जिस तरह पॉलिटिकल पोलराइजेशन, जो एक्सपेक्टेशंस हैं? उनका रोल ही नहीं है जी, न्यूट्रल हो या ए पॉलिटिकल हो या पॉलिटिकल हो, उनका रोल ही नहीं है। जब आपका रोल नहीं है, आपका जिक्र खैर भी क्यों हो, आपको न्यूट्रल रहने की ताकीद भी क्यों की जाए, आपका रोल ही नहीं है इसमें। इलेक्शंस कॉल करनी है, आपको पता है किसने कॉल करनी है, और इलेक्शंस में कौन इलेक्शंस लड़ सकता है। जब तक इस बात को हम सच पर मबनी नहीं करेंगे तो फिर आप यही कहेंगे कल को कि देखो करप्ट हुक्मरानों को ले आए थे। तो अगर आपने इस इल्ज़ाम को अपने सर से झटकना है, किसी ने भी झटकना है, अगर मुझ पर करप्शन का इल्ज़ाम है या नवाज शरीफ साहब पर है या किसी और पर है, तो अगर आपने ये लेबल अपने ऊपर से उठाना है करप्ट या फैसिलिटेटर या हैंडलर, अगर आपने हटाना है तो आपने अपने किरदार में और अपने एक्शंस में बड़ी तब्दीली लानी पड़ेगी। और उस तब्दीली को लाने के लिए सबसे पहले आगाज़ कीजिए मीडिया से। अपने जो ये प्रोपेगेंडिस्ट हैं इनको ज़रा ना इनको फैलाएं। आप वक्त वक्त पे अपने एक मीडिया चैनल, अब एक मीडिया चैनल उनका है, एक मीडिया चैनल प्रो उनका है, इसका एंटी कर दो, इस पे ये 4 एंकर आ रहे हैं, ये 4 एंकर ज़रा इनका पर्सपेक्टिव लेते हैं, और क्योंकि ये नवाज को सपोर्ट करते हैं तो इसलिए 8 इमरान के ले आओ। अच्छा ये 2 जो है ना ये जमहूरियत पसंद है इसलिए 2 एक करो सिक्योरिटी एनालिस्ट ले आओ। हमारे यहाँ जब तक ये बैलेंसिंग एक्ट खत्म नहीं होगा, I mean, हम बार बार बुलाते हैं सिक्योरिटी एनालिस्ट को एज अ पॉलिटिकल कमेंटेटर। व्हाई? व्हाट इज देयर रोल? what do they have to do with politics? Yes, call them in on security issues. बिल्कुल बुलाइए। मेरे लिए बसद एहतराम मेरी फौज मेरे लिए बहुत अहम है, मेरे लिए सबसे ज्यादा काबिल तारीफ है, लेकिन माजरत के साथ जो मिस्टेक्स उनसे हो गई हैं अब उनसे सीखें। और ये जो सियासतदान है इनकी तो प्लीज अल्लाह करे कि इनको भी कोई अकल आ जाए। मैं तो दुआ ही कर सकती हूँ इस मुल्क के लिए, क्योंकि देखिए इस मुल्क में इस वक्त वाहिद हल है सच बोलें, क्योंकि जब तक सच आया नहीं होगा आप क्रिमिनल और विक्टिम को अलग नहीं कर सकते। और जब तक क्रिमिनल और विक्टिम में ये रहेगा, ना दूध का दूध होगा ना पानी का पानी होगा। यहाँ दूध और पानी इतने मिल चुके हैं कि आप अब अलग कर नहीं सकते, या तो उसको अलग कीजिए या फिर ये तमाशा चलता रहेगा। कल वो 3रे साल में वो चले जाएंगे, 4थे साल में ये चले जाएंगे। ना हमें पता है जरदारी साहब ने क्या किया था जब उनके मेमो गेट आया था, ना हमें पता है कि नवाज शरीफ साहब ने कैसे ऑफेंड किया था, किस चीज़ पर उससे इंतकाम लिया गया, और जैसे हमें ये नहीं पता कि इमरान खान साहब को क्यों हटाया गया। तो ये तमाम तर चीज़ों के जवाब मिलने चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें, इनसे सीख सकें। ठीक सर, मुझे साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अतर काज़मी साहब आपका और लगारी साहब आपका कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। वील हैव टू क्लोज द प्रोग्राम हियर। वील सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।